বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ঘনশ্যাম তিৱাৰীয়ে কিয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে? নৱদেশ টিভি এডিটৰ ইন চিফ ৰোহিত তিৱাৰীৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তিৱাৰীয়ে কয় যে মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ হাতত দেশ সুৰক্ষিত নহয়, সেইবাবেই তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित तिवारी। आज इस वक्त देश में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, चुनावी हलचल हो रही है, तमाम नेता अपने अपने दल छोड़कर एक दूसरे दल में जा रहे हैं। कोई सेटिस्फेक्शन की वजह से जा रहा है, किसी को ये लगता है कि हमारा यहाँ पर भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ और हमारे साथ आज जो नेता मौजूद हैं वो जनसंघ से पारी खेलकर आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तिवारी साहब, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नवतेज टीवी पर। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी, और आप तो मतलब 38 साल समथिंग गुजारने के बाद आप कांग्रेस की राह पर कैसे? देखिए, मैं 38 साल नहीं, मैंने जीवन के 50 अर्ध सदी पूरी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी में गुजारी। उस समय हमने स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जी जोशी, ऐसे बहुत से लोग थे जिन लोगों के साथ काम किया और उनके साथ काम करने पर एक सेटिस्फेक्शन हमको था और हमने वो काम किया। लेकिन पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे और केंद्रीय भाजपा की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से पूर्णतया असंतुष्ट होकर हमने एक लोकतंत्र की रक्षा का मार्ग चुना और उसमें एक बड़ा सशक्त दल हमारे पास होना चाहिए था और उस सशक्त दल का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में जाने का काम चुना। तो आपने भारत वाहिनी पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव में आपने कड़ी टक्कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा था आपसे, फिर मतलब कांग्रेस में जाने का क्या मूवमेंट रहा? हमने भारत वाहिनी पार्टी इसलिए बनाई थी कि हम राजस्थान में एक तीसरी ताकत खड़ा करना चाहते थे। चुनाव हुए और चुनाव के जो परिणाम आए, उन्होंने हमको इस बात के लिए बाध्य किया कि राजस्थान द्विदलीय स्थिति में बन गया राज्य, या तीसरी ताकत की गुंजाइश नहीं है। इसलिए उस गुंजाइश जब नहीं थी तो हम जिस उद्देश्य की लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए आवश्यक हो गया था कि एक बड़ा सशक्त और बड़ा दल चाहिए, और राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी थी और देश में भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के काम को अंजाम दे रही, उसका स्वरूप भी बदल रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। तो उस बदलते हुए स्वरूप के साथ हमने देखा कि हम इस काम को कर पाएंगे, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एक दौर था देश में जब इमरजेंसी लगी थी, आपने सबसे ज्यादा इमरजेंसी का विरोध किया था, आपने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी देश में, फिर भी कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, उस समय की भाजपा, उस समय की परिस्थितियां वो बिल्कुल अलग थी। आज मैंने जब भारतीय जनता पार्टी को आज के 2 वर्ष पहले छोड़ा था, 1.5 वर्ष पहले, उस समय 25 जून को ही छोड़ा था और ये कहकर छोड़ा था कि उस समय आपातकाल था, इस समय अघोषित आपातकाल है। और मुझे ये अघोषित आपातकाल उस आपातकाल से ज्यादा दुखदायी नजर आया, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में गया। तिवारी साहब, क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से अघोषित आपातकाल लगा है या राजस्थान के नेतृत्व की वजह से? दोनों समान रूप से बराबर है। केंद्र में मोदी जी और अमित शाह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे। मतलब राजस्थान में वसुंधरा की जब गवर्नमेंट थी तो घोषित आपातकाल लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। अच्छा, तो उदाहरण है, उसका उदाहरण है कि काला कानून लाया गया देश भर में, जो हिंदुस्तान की किसी विधानसभा में इस प्रकार का कानून नहीं लाया गया। उस काले कानून का हमने विरोध किया और अंत में उस काले कानून को सरकार को बाध्य लेने के बाद होना पड़ा, जिसमें सारी प्रेस पर सेंसरशिप थी, जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत करने पर सेंसरशिप थी, जिसमें न्यायालयों को और पुलिस प्रशासन को भी बाध्य कर दिया गया था कि सरकार के बिना वो कोग्निजेंस नहीं ले सकते। और इस प्रकार के कानून बनाए गए जिसमें मुख्यमंत्रियों को आजन्म सुविधा देने का और आजन्म उनकी सुरक्षा का कवच बनाने का, प्रिवी पर्स और जागीरदारी की पुनर्स्थापना का ये कानून बनाए गए। तो इन सब के खिलाफ हमने संघर्ष किया। तो तिवारी साहब, इस वक्त तो दौर है कि नेता पार्टियां बदल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे।
हाँ, मैंने पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बदली। मैंने पार्टी को जानबूझकर छोड़ा है और इस चुनाव में मैं लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन करना चाहता हूं और इसलिए मैंने कहा कि मैं बिना शर्त शामिल हो रहा हूं और मैं कोई चुनाव लड़ने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। मतलब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आप नीचा दिखाने के लिए पार्टी ज्वाइन कर लिए कांग्रेस? मुझे उन किसी को नीचा ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे ऊंचे तो लोग अपने कर्मों से होंगे। मैंने तो अपनी विचारधारा पर कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है और लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करनी है, इसलिए यह मार्ग चुना है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर हैं इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में कौन बेहतर है, इसका फैसला तो हिंदुस्तान का मतदाता करेगा। लेकिन मुझे इस समय लगा कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का नेतृत्व संवर रहा है और एक नए स्वरूप में कांग्रेस प्रकट हो रही है, इसलिए मैं उनके साथ गया। क्या लगता है आपको कि प्रियंका जी के आने से यूपी की कमान इस वक्त प्रियंका जी संभाले हुए हैं, मंदिरों का दौरा कर रही हैं, बोट यात्रा पे उन्होंने गंगा यात्रा की, क्या लगता है कि प्रियंका जी के आने से मजबूत होगी कांग्रेस? मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि प्रियंका जी के सक्रिय होने से और उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो तिवारी साहब क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप आने वाले समय में? उसमें 5 साल का समय है और 5 साल की समयावधि के बारे में भविष्यवाणी करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। मुझे लगता है आप दिल्ली नहीं जाना चाहते, राजस्थान में ही रह के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी दिल्ली जाने की इच्छा नहीं है, मैं राजस्थान में ही रहकर काम करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है तिवारी साहब की जो 72,000 का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, 72,000 रुपए गरीबों को देने का बात कर रहे हैं, उससे देश की स्थितियां कुछ सुधरेंगी या फिर ये भी जुमलेबाजी हो जाएगी मान लीजिए अगर सरकार आ जाती है? देखिए, इसको मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बहस केवल हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर के अर्थशास्त्रियों में एक चर्चा का विषय है और कई देशों ने इसको कई नामों से अलग अलग इसकी कल्पना की है। भारत में जो ये कल्पना की गई है, ये कल्पना साकार रूप लेगी और ये मनरेगा का दूसरा बड़ा स्वरूप है। इस मनरेगा के दूसरे बड़े स्वरूप को और इसके लिए बड़े अर्थशास्त्रियों की मीटिंग हुई है और मीटिंग होकर इसका पूरा योजना बनाई गई है और ये योजना आने से मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 72,000 रुपये उन व्यक्तियों को जिनके 12,000 रुपये से महीने से कम इनकम है, उनको गरीबी के बाहर आने का अवसर प्रदान होगा। दूसरा, इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि ये जो रुपया आएगा, ये रुपया जमा नहीं होगा, ये रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा जो नीडी है, जिसको कुछ खरीदना है, जिसको कुछ सामान लाना है, और ये रुपया बाजार में जाएगा। ये जब बाजार में जाएगा तो इकोनॉमी घूमेगी। जैसे मंदी का काल आया था और मनरेगा के कारण से भारत मंदी के चपेट में नहीं आया, उसी प्रकार जो मंदी का युग चल रहा है वो मंदी का युग इससे समाप्त होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप मिलेगा और भारत एक कलंक से मुक्त होगा कि एक गरीबों का देश है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होकर ये गरीबों का देश है, इस कलंक से मुक्त होगा। लेकिन अरुण जेटली जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वोटरों को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कर ही नहीं सकते, चूंकि इकोनॉमी हमारी जितनी है उसका कुछ फीसदी अगर हिस्सा इसी में खर्च कर देंगे तो डेवलपमेंट में कहां से लाएंगे? देखिए, इसका बहुत बड़ी बात है। 3 लाख और 6,000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। प्रतिवर्ष कॉरपोरेट जगत को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, तो वो जो होती है 3 लाख करोड़ की, तो उससे जब किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और उससे तो पैसा एक जगह जमा होता है, ये पैसा सर्कुलेशन में आएगा, इससे टैक्स भी बढ़ेगा। जितनी अधिक परचेजिंग होगी उतना अधिक टैक्स बढ़ेगा। इसलिए इसके बारे में ये कहना कि इसके कारण से इकोनॉमी संकट में आएगी, मैं समझता हूँ कि गलत है। इससे अर्थव्यवस्था का में संचार आएगा और सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगी। चलिए, एक लास्ट सवाल हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे राजस्थान वासियों को? कांग्रेस में आ गए हैं आप में भी एक नया जोश दिख रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी की तरीके से आप भी अब एक नए जोश में आ गए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। मैं राजस्थान के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान भक्तों का और शक्ति और भक्ति का देश रहा है और हमारे यहाँ जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं इस 5 साल के कार्यकाल में,
उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें और लोकतांत्रिक शक्तियां जो इस समय देश को लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने में कार्यरत है उसमें अपना मदद करें। और राजस्थान देश की सीमाओं का रक्षक रहा है, राजस्थान अब देश के लोकतंत्र का रक्षक भी बने। ये थे घनश्याम तिवारी जी, जिन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मंच पर जाकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त हमलावर हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं, उससे क्या साबित होगा ये 23 मई को पता लग जाएगा। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में घनश्याम तिवारी ने एक बार पाला बदलकर हलचल और भूचाल तो जरूर मचा दिया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नवतेज टीवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।